कल को सर फसल रब्बी का वनहर इन शाना का हवाला। जी मलिक साहब प्लीज प्रेस थैंक यू सर। मैं ये अर्ज करूंगा कि मलिक साहब एक तो माशाल्लाह बुक आपने अहम मौका के ऊपर आपने ये बुक तैयार की और इसका बड़ी सबसे अच्छी बात यह है कि इसका इंग्लिश वर्जन भी दस्तियाब है और उर्दू वर्जन भी तमाम दोस्तों के लिए, ताकि पब्लिक तक एक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इंशाल्लाह एक दो दिनों में ये बुक IRR की वेबसाइट पे भी अपलोड कर दी जाएगी, ताकि वहाँ पर भी जो दोस्त पढ़ना चाहें इस बुक को वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बुक पढ़ते हुए बहुत से अफसोस भी होता है कि मलिक साहब ने भी काफ़ी की हैं, मुख्तलिफ लेटर्स भी लिखे गए हैं और स्पेशली वो कि उस वक्त के चीफ जस्टिस को भी इन्होंने कहा था कि वो जो समोसे के ऊपर भी 100 मोटो ले लेते थे और कई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिसने उनको शहीद किया गया और ये उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन की। मैं सबसे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा को खराज अकीदत पेश करूँगा और जो उन्होंने खदमात अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान के लिए की वो सारी रिकॉर्ड पर मौजूद है। और इस चीज़ को भी मैं अप्रिशिएट करूँगा जिस अंदाज से शहीद भुट्टो साहब का, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब का मिशन जो है, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब मुश्किलात के बावजूद उनको आगे ले जा रहे हैं, वो नहायत ही काबिल कदर है। और मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि जिसमें सारे वर्कर्स को इकट्ठे होकर पहले की तरह आगे बढ़ना होगा और अपनी क़यादत को पूरी की पूरी तक़वियत देनी होगी। अभी थोड़े दिन ही हुए हैं, आसिफ ज़रदारी साहब ने थोड़ा अपने आप को एक्टिव किया, बहुत से लोगों के दर्द शुरू हो गया और ये मैं आपको इंश्योर कर देता हूँ कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत आगे बढ़ेगी और उभरती नजर आएगी इंशाल्लाह आपको। मैं किताब का जिक्र कर दूं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करने वालों ने जिस बेदर्दी से ये मंसूबा बनाया, अल्लाह का शुक्र है कि वो सारे का सारा हमारी हुकूमत वक्त में जो JIT बनाई गई थी, सबसे सीनियर पुलिस अफसरों की, FIA के अफसरों की, उन्होंने इसको बिल्कुल एक्सपोज कर दिया। अब क्वेश्चन ये था कि मुझे बहुत से क्वेश्चन आते थे रोज़ कि फ़लाँ क्या हुआ, फ़लाँ क्या हुआ। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं इसको कंसोलिडेट कर दूं एक बुक की सूरत में। तो मैंने ये इंग्लिश में इसमें स्टार्टिंग के पहले कितने अटेम्प्ट मोहतरमा पे 7 हुए, जिसमें 2 अटेम्प्ट नशरबाग में कराची में थे, जिसमें उनको शार्प शूटर के जरिए शहीद करना था और जो शूटर था वो लेट हो गया सखर से आते हुए। दूसरी उन पे जो कार्रवाई डाली गई, वारदात डाली गई, वो आपको याद है पब्बी में डाली गई, उससे पहले लड़काना में डाली गई, उससे पहले फिर उसके बाद उनके ऊपर रॉकेट फायर किया गया कामरा के करीब, लेकिन वो मिस फायर हो गया। फिर आपको पता है कि हम पेशावर में थे और पेशावर में उन पर अटैक हुआ तो वक्त पे वो बम ना फट सका। तो ये सारी चीज़ों का इसमें जिक्र किया गया है। और फिर यूसुफ रमजी ने इन पे 2 जो थी असैसिनेशन अटैम्प्ट की, उसका भी जिक्र है इसमें। और जो बिलावल हाउस कराची है उसके सामने एक गटर था, वहाँ पे वो छुपे हुए थे, अचानक पुलिस ने देख लिया तो वो उससे खैरियत हो गई, बच गई। लेकिन ये एक कंसिस्टेंट एक उन पे वार हो रहा था। आपको ये भी पता है कि अलकायदा के चीफ ने, उसामा बिन लादेन ने पैसे भी दिए थे कुछ लोगों को और किस अंदाज से उनको सियासत से भी एलिमिनेट करने की कोशिश की गई। तो इसमें बहुत सी चीज़ों का जिक्र है और कुछ इसमें है और कुछ मेरी इस किताब में 100 इन्वेस्टिगेशन में जो आप ले सकते हैं। इसकी सारी की सारी जो प्रोसीड है, कॉस्ट जो इसकी है वो शोहदा फंड में जाती है। ये भी किताबें जो मैंने छापी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है
और मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये जो नेट पे आ जाएंगी और नेट में हर कोई पढ़ सकता है, ताकि किसी को जो सवाल उसके ज़हन में आता है वो निकाल सके। और मेरी अपील होगी पूरी आवाम से कि अगर कोई उनको क्वेश्चन है उनके जहन में, मेरा वेबसाइट भी है, IRR का भी है, मेरा ज़ाती भी है, मेरा ईमेल भी है, मेरा टेलीफोन भी है, मैं ट्विटर पे भी होता हूँ, आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए, मैं बिल्कुल उसका आपको ऑनेस्ट जवाब दूंगा। बात यह है कि इस वक्त जो इस किताब में नई चीज़ जो मैं दिखाना चाहता था आपको वो है कि मौलवी नसीब, जो कि अखोड़ा खटक का एक बड़ा सीनियर किस्म का मौलवी था, उसने ही ये जितने टेररिस्ट आए थे उनको कमरा नंबर 76 में रखा अखोड़ा खटक में, 96 में। यहाँ उसके बाद उनको लेके जो उनको सिखाना था जन्नत में ले जाने के लिए क्या कार्रवाई पूरी करके उसको अवैध रहमान कैसे लेके आए, शफकत और शफात कैसे इस्तेमाल हुए, वहाँ से अड्डे से लेके घर कैसे लेके गए, फिर उनका DNA नहीं मिल रहा था, हमने DNA मैच करवाया वहाँ से अमेरिका भेज के, तो इसमें वो भी मौजूद है। UN की रिपोर्ट के सिलसिले में भी तफसील इसमें मौजूद है। और इसके बाद जो GIT की रिपोर्ट है उसकी जो ऑफिसर जिन्होंने की और उन्होंने जो फाइंडिंग दी वो भी मौजूद हैं। उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी इसमें सारी की सारी चीज़ें दर्ज हैं। और आपको याद होगा 2 सुसाइड बॉम्बर का नाम लिया जा रहा था, बिलाल सईद का और इकरामुल्लाह का। और आपको याद होगा कि उस वक्त इकरामुल्लाह नहीं मिल रहा था, हमने बहुत ढूंढा, वो हमारी FIRs में और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन जो बाद में ही उसमें उसका नाम शामिल था। उस बेसिस पे हमने पूरी उसके पीछे जो है अपनी कोशिश जारी रखी और वो मेरे नोटिस में आया फ्रॉम वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट जोन्स फ्रॉम BBC। उसने कहा कि मलिक साहब मैंने इसके साथ बातचीत कर ली थी, इसने मुझे इंटरव्यू देना था कंधार में। जी हाँ, इकरामुल्लाह को। इकरामुल्लाह का जब वो इंटरव्यू लेने गए तो एक दिन पहले उस पर हमला हो चुका था और कुछ लोगों ने उसको मारने की कोशिश की, जो कि वहाँ के तालिबान ने उनको बचा लिया। इसके बाद वली जो उनके अमीर हैं उन्होंने 1000 सफ़े की किताब लिखी, उसका भी जिक्र इस बुक में है मेरी में, कि उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में और इस शहादत के मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, वो भी इसको मैंने इसमें दर्ज किया। जब ये बुक आई थी तो उस वक्त ये सामने आया कि इकरामुल्लाह उस वक्त कंधार में था, उसके बाद वो नूरिस्तान चला गया, इस वक्त कुनर में वो अपने अमीर जो है TTP को उसके साथ है। तो मैंने उसी वक्त खत लिखने शुरू कर दिए। जब नून की हुकूमत थी तो मैंने एहसन साहब को लेटर लिखा कि इनको बुलाएं इंटरपोल के थ्रू, कोई उसकी पेशरफ्त ना हुई। अभी जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से उन्हें कह रहा हूँ मैं कि आप अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ टेकअप करें। हाउएवर मैंने डायरेक्ट भी लिखा इंटरपोल को। अब वो इस वक्त मौजूद है वली साहब के साथ जो इस वक्त TTP के हेड हैं। तो मैंने जब ये बातचीत हुकूमत ने शुरू की तो मैंने कहा आप बेशक बंदों को रहा करें, जो भी फैसला करें, मैंने कहा डोंट फॉरगेट द मर्डरर कंस्पिरेटर ऑफ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इकरामुल्लाह, और उसको आप पूरी कोशिश के साथ उसको वापस लाएं और उस नेगोशिएशन में उसका नाम रखें, क्योंकि हमें वो चाहिए। जो नसीब था मौलवी नसीब, वो हमने कोशिश की अपने वक्त में अरेस्ट करने की और उसको टेल करते करते हमें बहुत सी जगह पे जाते थे, नहीं मिलता था। आखिर एक दिन वो कोहाड़ के करीब वो मारा पाया गया। एक फंक्शन नौशहरा अटेंड करने के बाद वो जा रहा था वापस अपने इलाके मकीन की तरफ, तो वो उसको वहाँ मार दिया गया। और उसको भी जिन लोगों ने वो जनाजे अटेंड किया वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी मोहतरमा की, जिसमें जिस अंदाज से बैतुल्लाह मसूद ने पूरी कॉन्स्पिरेसी की और उस वक़्त की हुकूमत का अफगानिस्तान में जो एक वज़ीर था स्पोर्ट्स का और कल्चर का, वो आया करता था, और उसी सारी चीज़ों को इसमें हमने क्लैरिटी के साथ बयान किया है। और वो जो एफर्ट्स थे हमारे और जो GIT के एफर्ट्स थे, उन सबको इसमें कंसोलिडेट करके किया ताकि एक आम आदमी जो है इसको पढ़ सकता है। उर्दू में है, PDF की फॉर्म में मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद ये आपको आ जाएगा। और इसकी जो किताबों की डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको मिल जाएगी, आप एड्रेस दे दीजिए। कुछ छप के आ गई हैं, कुछ अभी 2 बजे के बाद लौट आ जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि मोहतरमा के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और ख़ासकर पाकिस्तान के साथ जो ज़्यादती हुई मोहतरमा को शहीद करके, मैं समझता हूँ कि इसके थोड़े बहुत ताने बाने बाहर की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि जो लोग उनको मिलते थे, पैसा उनको कहाँ से आया, उन्होंने सारा का सारा ये अरेंज कहाँ से किया, ये एक बड़ी ऑपरेशन थी जो आपके सामने है। और फिर जो कोताहियाँ उस वक्त की हुकूमत ने की
वो भी इसमें बिल्कुल लिस्ट की हुई हैं। सबसे पहली बात है कि वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी, अगर दूसरे प्राइम मिनिस्टर को बॉक्स सिक्योरिटी मिल सकती है, फुल सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू ब्लू बुक मिल सकती है, तो उनको वो ब्लू बुक के मुताबिक सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई, इसका भी जिक्र है। और उसके बाद कोई मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जब एक वीआईपी ट्रैवल करता है, उस वक्त था। फिर उसके बाद जो मोहतरमा के पीछे वहाँ पुलिस लगी हुई थी पिंडी की और उनको पूरी सिक्योरिटी दे रही थी, जब नवाज शरीफ पर हमला हुआ तो सारी की सारी वो वहाँ से भिजवा दी गई। फिर उसके बाद वो टेलीकॉम का रिकॉर्ड जो था उसको टेम्पर करने की कोशिश की, टेम्पर किया गया, जो जीआईटी ने पकड़ दिया और वो कोर्ट के सामने पेश किया गया। और जितने एक्यूज्ड जो अरेस्ट किए और जिनको पकड़ते हुए उनको मार दिया गया मिस्टीरियसली, उसकी भी डिटेल मौजूद है। जो इस वक्त 2-3 इसको एब्सकॉन्डिंग है उनकी डिटेल भी मौजूद है। तो वो सारी तफसील इसलिए हम देना चाहते हैं पब्लिक को, ताकि पब्लिक को ये पता लगे कि ये चीज़ क्या थी। क्योंकि टिट्स एंड बिट्स में छोटा मोटा उनके पास आता रहा था, लेकिन अब ये कंसोलिडेट की सूरत में वो पढ़ सकते हैं। ये पार्ट 1 है उस बुक का। पार्ट 2 मैं इसका कोई महीने डेढ़ के बाद रिलीज करूंगा, जिसमें सारी रिपोर्टों का जो मतन है वो उसमें शामिल होगा, ताकि वो किसी रेफरेंस के लिए भी अगर इस्तेमाल हो सके तो होनी चाहिए। आपको ये भी पता है कि उन अक्यूज का जो पकड़े गए उनकी कन्फेशन मौजूद हैं उसके जो मजिस्ट्रेट के सामने, और उसके बाद ट्रायल हुई। ट्रायल के बाद वो कन्विक्ट हो गए, यानी कि उनको सजाएं हो गई। सजाओं के बावजूद मैं नहीं समझता हूं, देखें मैं कोर्ट के मामले में इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन उनकी अपील के बाद उनकी सजाएं सस्पेंड कर दी गई। आज कल वो केस जो है वो हाई कोर्ट में चल रहा है, और मेरी अपने जो उसको वकील हमारे डील कर रहे हैं खोसा साहब से बात हुई थी परसों, तो मुझे बता रहे थे कि कुछ लोगों का भी सर्विस नहीं हुई है नोटिस की। जो ही सर्विसेज की नोटिस की सर्विसेज हो जाएगी, केस फिर रीस्टार्ट होगा। तो हमारी अपील है, मेरी अपील है, हमारे वर्कर्स की अपील है, हमारी पार्टी की अपील है जुडिशरी से, और खासतौर मैं कहूँगा कि हायर जुडिशरी से कि ये मामला लटकता नजर क्यों आ रहा है। अगर किसी को सजा हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको क्लियर करते हुए जो हायर जुडिशरी इसका नोटिस ले। और ये किताबें मैं सबको भेजूंगा, ताकि अगर किसी के दिल में या जेन में कोई एम्बिग्विटी है इस शहादत के मतलब तो वो क्लियर हो जानी चाहिए। और मैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं उनके भी मुझे बहुत से क्वेश्चन आते थे, तो बस ये थे एक वर्कर उनका साथी होने के, इसमें मैंने सारे वो चीज़ें क्लियर कर दी हैं। एंड आई होप कि अब जो एक्चुअली काम जुडिशरी का वो करेगी। इन्वेस्टिगेशन भी हो गई, प्रोसिक्यूशन में हमारा एक बहुत समझदार मशहूर तरीन जुल्फकार साहब जो थे उनको शहीद कर दिया गया। उनके भी कातिल अभी तक नहीं मिले, लेकिन मिला किन से, टीटीपी के लोगों के घर से मिला था, जो उनका एक अक्यूज था जिसने वो मारा था, बाकी तो भाग गए थे। बाराकाऊ में याद होगा आपको। तो अब जबकि टीटीपी के साथ बातचीत हो रही है तो दिल तो दुख पहुंचता है लोगों को, आपको भी पहुंचता है। हमारे बहुत से लौहकीन जिनके लोग शहीद हुए हैं, जिनके बच्चे शहीद हुए, जिनके बाप शहीद हुए हैं, जिनकी माएँ शहीद हुए हैं, एपीएस को तो हम नहीं भूल सकते। लिहाजा इसने मैंने पोस्ट किया था कि टीटीपी के साथ आप बातचीत न करें, और अगर करनी है तो एक ट्रुथ कमीशन बनाएं, और जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें उनके खिलाफ भरपूर किस्म का एक्शन होना चाहिए। कोई हमारी नजायज रिक्वेस्ट तो नहीं थी। और मैंने ये भी कहा था कि आपको एंगेज करेंगे, अपना काम ले लेंगे और फिर वो पहली डगर पे आ जाएंगे। कौम ने देखा, आपने देखा कि वो चंद दिन वो बातचीत चली, उसके बाद वो कुछ बंदे भी उन्होंने रहा कराए। अब 112 और मांग रहे थे, शुक्र है कि हुकूमत को थोड़ा ख्याल आ गया कि वो नहीं उनको दे रहे, और आज देख ले वो रोज किसी ना किसी जगह धमाका करते हैं। अब उन्होंने वो छोड़ दी है, जो थी फायरबंदी का ऐलान किया तो वही खत्म होगी। मुझे अफसोस सिर्फ अफगान तालिबान से ये है कि हमने तो अपनी जिंदगी दे दी आपको, आपके महाजरीन से लेके हर किस्म की मदद की। आज जब पाकिस्तान के खिलाफ हमारे दुश्मन सरगर्म हो रहे हैं तो आप उनका साथ दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान और टीटीपी ये दोनों साइडों पर बैठे और आप उसका फैसला करें। देखें, टीटीपी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और आप देखेंगे 4 दिन पहले से वो हमले कर रही है पाकिस्तान की फौज पर, तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। लिहाजा मेरी अपील होगी हकानी साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, एक तो ये करामला को पकड़ के हमारे हवाले किया जाए, क्योंकि हमें चाहिए। वो एक इंटरनेशनल लीडर थी, अफगानिस्तान के लिए उन्होंने बहुत काम किया, न्यूक्लियर के लिए उन्होंने बहुत काम किया, पाकिस्तान की को मुस्तकम करने के लिए बहुत काम किया। तो हम उसको चाहते हैं कि वो आए और अपनी जो बाकी जो हमारे मिसिंग लिंक से आके उनको कंप्लीट करे। और दूसरा, हम आपके भाई हैं और टीटीपी ने ठीक है आपकी मदद की होगी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उनका एक अपना एक नुक्ता नजर है।
और मुझे ये भी अफसोस हुआ अफगानिस्तान ड्यूरलैंड की बात कर रहा है, वोटक की बात कर रहा है, पाकिस्तान में हुकूमत को चैलेंज कर रहा है, हुकूमत की तर्ज को चैलेंज कर रहा है। हम तो उनको इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। आज मुझे जो लग रहा है, ये मैं आपको आखिर में कहूंगा कि आई हैव नो डाउट इन माई माइंड, मैं बिल्कुल कहूंगा कि अमेरिका की कोई साइलेंट अंडरस्टैंडिंग अफगानिस्तान के साथ, अफगान तालिबान के साथ है। अभी जो लेटेस्ट उनके साथ थोड़ी फेवर हो रही है, अच्छा है, हमें खुशी है, क्योंकि हम तो कोशिश कर रहे थे बसीयत पाकिस्तान कि उनके लिए उनकी रिकॉग्निशन हो जाए। लेकिन ये स्टेलमेंट में जब कुछ नहीं हो रहा तो फायदा एक पार्टी को जा रहा है, उसका नाम है टीटीपी। और इसलिए जिस अंदाज को प्रमोट किया जा रहा है और जिस अंदाज से आपने देखा होगा दैश को उनके साथ मिलाया गया है, जिस अंदाज से अलकायदा उनके साथ है, ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए नहायत खतरनाक हो सकता है। लिहाजा मैं वक्त की हुकूमत से अपील करूंगा कि इसके ऊपर एक कमीशन बनाए और इसको एग्जामिन करें, और जो आपका बनता है काम, जो आपको करना चाहिए बहसीयत हुकूमत पाकिस्तान को सेव करने के लिए, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को बचाने के लिए, पाकिस्तान की आवाम को हिफाजत देने के लिए, पीस देने के लिए मेरा बढ़कर काम करना होगा। लेकिन इसमें मैं ये जरूर करूंगा कि हमारी पाकिस्तान अफवाज इस वक्त जिस अंदाज से अफगानिस्तान की सरहदों पर लड़ रही हैं, देखिए उन्होंने बाढ़ लगवाई जनरल बाजवा साहब ने, वो कल काफ़ी निकाल के ले गए थे परसों वो। तो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं और ये उनका इंटेंट बताता है पाकिस्तान के खिलाफ। इंडिया जिसने हमारे खिलाफ करा वो भी आपके सामने है। तो बहरहाल मेरा माई सल्यूट टू माई पाकिस्तान आर्मी, जिस अंदाज से वो पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। दे आर द प्रोटेक्टर ऑफ द कंट्री, दे विल कंटिन्यू टू बी द प्रोटेक्टर ऑफ कंट्री। लेकिन साथ साथ आवाम को भी चाहिए कि सामने आए और वो चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए उसको आप बिल्कुल अपोज करें, जो होनी चाहिए उसकी हिमायत में आए। फिर ये जानबाड़ी रहमान मलिक साहब, कल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी मनाई जा रही है, हर साल मनाते हैं, और आपकी 5 साल दौरे हुकूमत और फिर आप वज़ीर दाखिला भी रहे। अक़वाम मुत्तहिदा की टीमों से लेकर बरतानिया से आने वाली टीमें, ये JIT, फिर मुकदमा ज़ेर समात सारा हुआ, फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये क्लेम कर रही है, हुकूमत भी आप ही की थी, कि अभी तक कातिल नहीं पकड़े गए। मुझे बाबर साहब बड़ा अफसोस होता है कि आप जैसे एक पुराना एंकर ये बात कर रहा है। या तो आप कह दें हमने कुछ नहीं किया, तो अगर जो लोग कोर्टों में गए और जो अक्यूज बने, जिनकी ट्रायल हुई, तो क्या वो फिक्टिशियस थे? आप ये किताब पढ़ने के बाद मुझसे बात कीजिएगा ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं क्लेम किया, जो इन्वेस्टिगेटर्स उनका क्लेम था। JIT जो है वो पुलिस ऑफिसर्स की थी, FIA ऑफिसर्स की थी। तो लिहाजा कौम के ज़हन में ऐसे खदशे नहीं होने चाहिए। हमने कोशिश भी की और हम भरपूर अंदाज से लेके गए। मुझे पता है कुछ क्वेश्चन आते हैं छोड़ छाड़ के लिए, आई एम सॉरी नॉट हिटिंग एट यू, बट आई कैन अश्योर यू, जिस किसी ने क्वेश्चन करना है मैं जवाब उसका दूंगा। लेकिन इन किताबों के पढ़ने के बाद मैं इसका सवालों को जवाब दूँ। आपने भी जो सवाल किया इसको पढ़ने के बाद मेरा इस क्वेश्चन को आप वापस ले लेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट आपके दौर में नहीं बुलाया था, वो पंजाब गवर्नमेंट ने बुलाया था और उनकी मैंडेट मोहतरमा की कत्ल की इन्वेस्टिगेशन या शहादत की इन्वेस्टिगेशन नहीं था। कॉज ऑफ डेथ वाज टू बी डिटरमिन्ड, और स्कॉटलैंड यार्ड ने सिर्फ कॉज ऑफ डेथ डिटरमिन की थी। और कॉज ऑफ डेथ उनका जो सर था राइट वाला, वो हैच के साथ लगा था, जो कि उनका इंस्टेंटली दिमाग फट गया था और इंस्टेंट उनकी डेथ हुई थी। तो लिहाजा ये कहना कि स्कॉटलैंड यार्ड ने किया, नो, जो UN की आई थी उन्होंने सिर्फ उनको देखा था कि जो सारे वाक़यात उनमें क्या हुआ, तो उनका ज़्यादातर जो उसका फोकस था वो सिक्योरिटी थी। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बाबर साहब भी जानते हैं कि उस वक़्त उन्होंने सिक्योरिटी को विड्रॉ किया। जो ब्लू बुक के मुताबिक सिक्योरिटी वो नहीं दी गई, और जो उनके साथ वसीयत फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सलूक होना चाहिए था वो नहीं किया गया। और आपको याद है कि UN की रिपोर्ट जब इसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि UN ने भी यही कहा कि inadequate security, removal of the security at her departure was the cause of his death। एक मिनट का सवाल, जो सजा हो चुकी है, आप समझते हैं कि वो बेहतर ट्रायल कोर्ट में? देखिए जी, सजा एक मैं इसको मैं कर दूंगा। जो चालान पेश किया गया था, क्या आपकी बुक में वो उसकी पूरी तफसील है? जो एक्यूज उसमें थे, वो जो भागे थे, सबकी सारी तफसील इसमें मौजूद है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। जो ट्रायल होती है उसको तो आप पता है, उनको सजा हुई और बड़ी लंबी लंबी सजाएं हुई उनको। लेकिन जब सस्पेंड हो जाती है अपील, तो फिर देन यू हैव टू लुक टुवर्ड्स द नेक्स्ट हायर कोर्ट, एंड वी आर देयर, अदर एक्यूज आर आल्सो देयर। लेट अस सी व्हाट इज द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। जी मलक साहब, गुजारिश ये बताएं, सानिया कारसाज के हम भी यानी शायद हम वहाँ मौजूद थे, 3-4 हमारे जन इस्लामाबाद से थे। उसके इतने बड़े वाक़े के बाद, हालातों के बाद, फिर आप
आपके पास चूंकि सिक्योरिटी के अब आपने किसी को तफवीज़ की हुई थी, तो वो जो नफीस सिद्दीकी साहब थे उनका कहना है ये है कि उन्होंने कहा कि हमने बड़े मैयर दिए हैं, अब ऐसा कोई वाक़या नहीं होगा। ये उस वक्त की बात है। उसके बाद आपके पास भी इख्तियार था, तो आपने ऐसे मैं आपको क्लैरिटी दे दूं थोड़ा सा। 27 दिसंबर को हुकूमत किसकी थी? किसी और की थी। हम आए थे, हमें रोका गया था, यहाँ तक कि मोहतरमा और हम जब प्लेन में दाखिल हुए थे तो हमें कहा था वापस जाएं। वहाँ की हुकूमत ने जोर लगाया, ये भी कहा कि जहाज में बम है, और हम नीचे नहीं उतरे थे। उसके बाद दोबारा मेरी तारिक अजीज से बात हुई, जनरल मुशर्रफ को हमने मैसेज दिया कि हमारे साथ कमिटमेंट है कि हम तो सिर्फ ट्रांजिशन के लिए आ रही हैं, इलेक्शन के लिए आ रहे हैं, तो हमें आप आने की इजाज़त देंगे, यहाँ जहाज़ नहीं उड़ेगा जाता आप नहीं कहेंगे। मुझे 15 मिनट के बाद वहाँ से फिर इत्तला आई कि यस यू कैन ट्रेवल। जब हम पहुंचे हैं तो मोहतरमा का फैसला यह था कि सारी लीडरशिप इस पर ना बैठे, मुझे भी उन्होंने कहा दूसरे ट्रक पे जाएं, बट आई डिसाइडेड टू बी। और उस दिन के मेरे बाल भी जले, मेरा कान का एक पर्दा फट चुका है, रिकॉर्ड में है, जितने बड़े वो धमाके उस वक्त हुए। रही उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसी वक्त विद इन हाफ एन आवर उसको हाउस होल्ड कर दिया गया था। जो उसकी एविडेंस थी वो सारी की सारी ख़त्म कर दी गई, जो कि पाकिस्तान पीनल कोड के तहत और किसी भी मर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ का क्राइम सीन बिल्कुल प्रिजर्व हो और वहाँ से सारी की सारे जो कंसर्न चीज़ें उठा के उनकी एनालिसिस की जाए। तो वो नहीं कर सके थे क्योंकि साफ कर दिया गया था। फिर भी ये उनकी जो पंजाब सिंध गवर्नमेंट का काम था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन सिंध गवर्नमेंट कर रही थी, केस वहाँ रजिस्टर हुआ था, आई वॉज इन द फेडरल गवर्नमेंट, बट स्टिल हमारी हुकूमत के लोगों ने काफ़ी काम किया। एक DSP बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, आपको पता कारी अतीक और दूसरे लोग पकड़े गए थे और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया था विद इन 3 मंथ्स, जो आज तक हमारी समझ में नहीं आया। तो बहरहाल उसको अभी तक केस बंद नहीं हुआ और जो केस वो शुरू करता है वो मारा जाता है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अल्लाह करे कि आने वाले वक्त में, आपको पता मर्डर कभी छुपा नहीं रहता, और जो हमारे इतने दोस्त साथी शहीद हुए कारसाज सानिया में, उनके साथ जो उनको लाहिकीन पे गुजर रही है, जो हम पे गुजरी है, वो तो हमें पता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सेक्रीफाइसेस के लिए, भट्टो शहीद से लेकर आप देखें शाहनवाज भट्टो, मुर्सा भट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो, हमारे वर्कर कितने लोग शहीद हुए हैं। आज भी हम अंडर थ्रेट हैं, अभी भी आज भी अंडर थ्रेट हैं। तो लिहाजा कारसाज के इशू को प्रॉपरली हमने किया, लेकिन जब एविडेंस मिटा दी जाए तो फिर अगलों को अलग करने की बड़ी मुसीबत होती है। आपको पता है ये जो आपने लियाकत बाग का हमने किया, हमारे पास भी कुछ नहीं था, यहाँ भी उन्होंने वही तरीका रेप्लिकेट किया था, वहाँ से उठा दिया था सारी की सारी जितनी एविडेंस थी। और फिर शुक्र है कि जो टेलीफोन हमने ट्रेस किए उस वक्त विल थे जब मोहतरमा पे अटैक हुआ है, तो हमने को 1 मिलियन टेलीफोन को जो है इन्वेस्टिगेट किया, उसमें को 10 फ़ोन हमें मिले, उनमें से एक फ़ोन मिला जिसका EMI हमारे पास था। मैंने कहा अपने बंदों को इसको लगा दो, अपने ऑब्जर्वेशन पे देखते हैं क्या होता है। आफ्टर 1 मंथ समबडी यूज्ड दैट टेलीफोन विद अ सिम, और वो फिर हमें मिल गया, वो था अबैदुर रहमान। और उसके साथ फिर उसके बाद उन्होंने पकड़ना चाहा, मैंने अभी ना पकड़े, अभी इससे देखेंगे किस किस से बातें करता है। तो हमने वो सारे का सारा नेटवर्क राइट फ्रॉम मकीन टल के पास जो एक मदरसा था वो खोड़ा खटक में, और उसके बाद फिर जो जो लोग इसमें मुलव्वस पाए गए उनके साथ उस ऑपरेशन में, टेररिस्ट ऑपरेशन में जो मोहतरमा में की लाइफ गई, उसमें हम यकीन करें कि एक बिट हमने उसको इन्वेस्टिगेट भी किया और उनको निकाला भी, और कोर्टों में भी लेके गए, वहाँ जरा का हर एक को हक हासिल था, वो करा गया। आज भी हम एक्सपोज हैं टू दी पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये 2 किताबें आज निकालने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को इससे अवेयरनेस की जाए, और जो शकुशबात जैसे मेरे ये भाई कह रहे थे, वो शकुशबात जो सारे के सारे क्लियर होने चाहिए, और इसके अलावा भी आगे चलना चाहिए। तो मैं हाजिर हूँ। बाकी मेरी लास्ट रिक्वेस्ट ये होगी कि हुकूमत अगर कोई भी बात किसी से करे तो उनको ये चाहिए कि जो मैंने खत लिखे हैं, ये मेरा राइट है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर की हैसियत है कि जो इकरामुल्लाह है उसको पाकिस्तान में लाया जाए, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर कोई मिसिंग एंड है उसको लेके चलना चाहिए। बहुत सी चीज़ें नेशनल इश्यूज़ पे कौम की बहुत से लीडरों पे कुर्बान करने पड़ते हैं। आप पैटी अंडरस्टैंडिंग में या पैटी फ़ायदे में ना जाए। ये देखिए कि हमने एक बहुत बड़ी लीडर, दुनिया की लीडर, पाकिस्तान की लीडर, पाकिस्तान वर्कर के की प्यारी लीडर, हम सब की लीडर को शहीद किया। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो इस वक्त उनकी अपील चल रही है उसमें कोई मुनासिब फैसला होगा, और हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, भट्टो फैमिली को, जो कि हमेशा लाशें ही रिसीव करती रही है लाड़काना में, आप देखें कब से शुरू हुई लाशें देनी वहाँ पे जानी,
तो अफसोस तो हमें होता है, दुख भी हमें होता है। और अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जज्बात के साथ बात करते हैं और कोई माँ खोए, कोई अपने मामू खोए, अपना नाना खोए, तो फिर बंदा बैलेंस से बात करने में थोड़ा फिर भी वो अपनी हिम्मत से साथ चल रहे हैं। अल्लाह उनका हामी और नासर हो। हम पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर और लीडरशिप उनके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह वक्त आएगा कि ये सारी चीजें सामने आएंगी। रहमान मलिक साहब एक सवाल लीजिएगा। रहमान मलिक साहब, एक तरफ आसिफ अली जरदारी बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, उधर हुकूमती तर्जुमान भी एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा देखी अब मुस्लिम लीग नून के कायदीन का भी कहना है कि वो भी बाहर आ रहे हैं। क्या कहीं से कोई सिग्नल मिला है या हालात? भाई बात यह कि आज मेरी क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की थी, लेकिन मैं आपका जवाब दे देता हूँ। देखिए, जब भी आसिफ अली जरदारी साहब एक्टिव होते हैं और वो सोच समझ के अपनी सियासी चेस खेलते हैं, उनको खतरा लग गया कि ये भाई कुछ करने वाले हैं। और मैं बताता हूँ कि जब वो अपनी बाजी सामने लेके आते हैं, चेस की गेम पे आते हैं, तो आगे वाले बंदे को हराते हैं। और नज़र आ रहा है कि जरदारी साहब कोई सही सियासी चाल चलेंगे। और रही बात जो हालात वाक़यात के हैं, जिस तरह मैंने वज़ीर और दूसरे लोग हुकूमत के बुखलाए हुए देखे हैं, मुझे लग रहा है कि दाल में काला कहीं है, कोई तूफान कहीं उठा है। और अगर ये फैसला हो चुका है या कर लिया गया है या करा लिया गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, उनका मुल्क है, उनको कौन आने से रोक सकता है? वो आ सकते हैं। देखना ये कि आने के लिए जो तरीकाकार है वो अपनाया गया है, या वो किसी को इनाय करके आ रहे हैं, या वो अपनी पार्टी के कहने पे आ रहे हैं, या हो सकता है ये हमारे दोस्त जो हैं इनके कहने पे आ रहे हैं। क्या कह सकता बंदा? अब ये सिर्फ मियाँ साहब खुद ही बता सकते हैं वो किस लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, आके क्या करेंगे, और उनके आने पे इस हुकूमत में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या वो रहेगी या जाएगी। तो ये आने वाले वक्त में सारी सी चीज़ें आपके सामने हो जाएंगी। बहुत सी चीज़ों का थोड़ा हो सकता है मुझे इल्म भी हो, लेकिन यहाँ कहना आज मुनासिब नहीं है। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। किससे गिला कर रहे हैं कि उनको लाया जा रहा है? क्या ऐसे सत्ती साहब मुझे एक चीज़ बताएं, जब एक मुल्क का वज़ीर आज़म खुद अपने आप से गिला करना शुरू कर दे तो फिर क्या हल होगा बाकी चीज़ों का? ये तो आप आज वज़ीर आज़म साहब के पास जाएं कि अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है और आप समझते हैं कि यू आर ऑन द राइट पाथ, तो ये क्यों हो रहा है? तो मैं समझता हूँ कि सारे जितने ये प्रीएम्बल्स हैं ये किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो इशारा वही है जो अभी सरदार साहब ने बात की है। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू सर। बुक्स ले लें सर। मैं सारी नहीं है मेरे पास। एक सेकंड नहीं, इधर से हाथ से एक मिनट